Good morning, students. Today we are going to start our revision work, and this is for 9th class. And today is the 1st of July. As you all know that on 10th of July you are going to have your first major test of different subjects. So today, in every subject, not only in English, in every subject you will be given revision work so that you can have a better understanding of the syllabus that have been taught to you in last 2-3 months, right? So today in English we will take revision of poems. हमारे पास 5 पोएम है और जो हमारा टेस्ट होएगा इंग्लिश का इस मंथ में, उसमें इंग्लिश की मैं 4 पोएम आपको दूंगा. पहली पोएम होगी द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ एंड द लास्ट वन इज द लेक आइल ऑफ एस्फरी. ये 4 पोएम है. इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू एंड आज हम इनका रिवीजन करेंगे. समझ में आ गया ना? रिवीजन के अंदर ये पता करेंगे कि देखो इनको मैंने पढ़ा रखा है और इनकी जो वीडियोस है, अगर किसी बच्चे ने किसी कारण से इनकी वीडियो वो नहीं पढ़ पाया तो वो आप इसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर. सारे वीडियोस वहाँ पर है. जब भी आप कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो. और वहां से भी अगर आपका डाउट दूर नहीं होता है तो आप मुझसे फोन पे या मैसेज से पूछ सकते हो कि सर मुझे इसमें ये समस्या आ रही है. तो आज हम पढ़ेंगे कि किस पोएम में क्या बात बताई गई है, क्या ऐसे मेन पॉइंट्स है जो हमें पता चलना चाहिए. रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम जो पोएम हमने एक पूरे लेक्चर में पढ़ी, 35 मिनट में पढ़ी, 40 मिनट में पढ़ी, आज हम उस पोएम को 10 मिनट में एक क्विक रिवीजन होगा. पोएम नहीं पढ़ाएंगे बल्कि उसकी समरी क्या है, उसमें क्या बात बताई गई है, सेंट्रल आइडिया क्या है उस पोएम के, ये सब बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो है इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको एक चीज कि आपको बड़े ध्यान से इन सब चीजों को सुनना है. और कोई डाउट हो तो अभी इसके बाद ये आप रिवीजन जो वीडियो है वो देखेंगे. उसके जस्ट बाद जूम ऐप पे आपकी जो है गूगल मीट ऐप पे मीटिंग लूंगा मैं. उसमें हम जिसको जो डाउट है जिस भी पोएम में वो अपने डाउट वहाँ पे पूछ सकता है. हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, गूगल मीट ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करी है तो आप कर लीजिएगा. ये वीडियो देखने के बाद जो टाइमिंग दिया गया है, आप क्लास जो इंचार्ज है उन्होंने मैसेज डाल दिया होगा ग्रुप के अंदर. उसमें बताया गया है कि आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 ये कितने बजे पढ़ाया जाएगा. तो जो आज इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आप चेक करना उसमें कौन सा टाइम दे रखा है और उसी हिसाब से आपको इंग्लिश की जो टाइमिंग, वो जो गूगल मीट ऐप की जो टाइमिंग है वो उसके हिसाब से हम आज काम करेंगे. समझ में आ गया? अगर आपने गूगल मीट ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हो. चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली जो पोएम है हमारी, दैट इज द रोड नॉट टेकन. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इस पोएम के पोएट है, उन्होंने इसको लिखा है. अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया कि इस पोएम के अंदर क्या बात बताई गई है. व्हाट डज ही वांट टू से. तो वो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से. इस पोएम में वो क्या बता रहा है. दिस पोएम इज अबाउट द स्ट्रगल व्हाइल मेकिंग डिसीजंस इन लाइफ. जीवन में जब हम डिसीजंस लेते हैं उस समय हमें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है. कई बार हमें ये पता नहीं होता कि ये सही है या ये गलत है. हमारे पास 2 रास्ते होते हैं और हम चूज नहीं कर पाते कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है. तो ये उस बारे में है. ये पोएम डिसीजन लेने के ऊपर है. नॉर्मली जो हम होते हैं वो भीड़ के साथ जाते हैं, मतलब जो दूसरे लोग करते हैं वैसा ही हम करने की सोचते हैं. लेकिन इस पोएम में विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट वन पीपल एवरीवन मस्ट डू व्हाटएवर वन्स माइंड सेज. मतलब एक इंसान को वो काम करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है, जो उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये चीज ठीक है ना. There are 2 paths to follow. 2 रास्ते होते हैं जीवन में जाने के. The one which everyone walks. एक वो जिसपे हर कोई जाता है, हर कोई जिस रास्ते को अपनाता है. And the choice that is opposite of the crowd. और दूसरा वो होता है जो इसके अपोजिट होता है. समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है 2 रास्ते बताए गए हैं. एक वो जो हर कोई जाता है, एक वो जिसपे बहुत ही कम लोग जाना चाहते हैं. The person in the poem has to decide whether to follow the crowd or to take other road and make his own path in life. अब हमें डिसाइड करना है कि हमें भीड़ के साथ जाना है या
हमें अपना खुद का रास्ता बनाना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये इस पोएम के अंदर बताया गया है। समझ में आ गया ना? तो कुछ पॉइंट्स में मैं ये पोएम एक बार आपको बता देता हूँ। द पोएट इज बोल्ड एंड करेजियस पर्सन, ही डिजायर्स टू डू समथिंग न्यू इन हिज लाइफ। जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे, वो बहुत ही एक बोल्ड बहादुर इंसान है, फुल ऑफ करेज ही इज, एंड ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। द पोएट वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, एंड but the poet is in a difficult situation. He has reached a turning point where the road diverges into two different directions. वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां पर रोड जो है दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर एक इधर। There are two paths before the poet. One is less traveled and the other is completely beaten. That he desires to travel on the less traveled path. अब वह उस रास्ते पर जाने की सोचता है जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग जाते हैं, और वह उस रास्ते पर जाकर के अपना एक अलग इतिहास, एक अलग हिस्ट्री ही क्रिएट्स आफ्टर गोइंग ऑन दैट पाथ। एम आई राइट? एंड फाइनली ही सेज दैट अगर मैं भीड़ के साथ गया होता, इफ आई वेंट विद द क्राउड, तो शायद ही मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया। हार्डली I could achieve whatever I have today. आज जो मेरे पास है शायद ही मैं वहां तक पहुंच पाता अगर मैं अपने हिसाब से नहीं चला होता। तो यही है कि जीवन में सलाहकार बहुत होते हैं, हम भी हम डरते हैं। एक इंसान जो है डरता है, मान लीजिए वो कोई भी काम करते हैं तो वो सोचता है कि यार मैं ऐसा कोई काम करूं तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, ऐसा इतना जरूर है कि जब भी हम कुछ नया करते हैं, डिफरेंट करते हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी फेस एट द टाइम, लेकिन डिफिकल्टीज सिर्फ उन्हीं के जीवन में आती है जो जीवन में कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब हम ले रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोएम, दैट इज विंड, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। जो पोएट है हमारे वो है सुब्रमण्य भारती। What does the poet wants to say with the help of this poem? I am going to tell you. This is the second poem. So Subramanya has advised us. With the help of this poem, the poet wants to give us advice to be strong in mind and body. हमें हमेशा अपने माइंड से और हमारी बॉडी से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा बुलंदियों का सामना, बुलंदियों को छूने के लिए बहुत मजबूती से हमें आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज द थिंग दैट द पोएट वांट्स टू कन्वे विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम। ओके, द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग। जब हम मजबूत हैं तो हवा भी हमसे दोस्ती कर लेती है। यहाँ पर हवा का मतलब है समाज, समस्याएं, मुसीबतें। जब हम मजबूत है, हम दृढ़ है, हम डिटरमाइंड है, तो जीवन में हर इंसान हमारे सामने झुक जाता है या हमसे मित्रता कर लेता है। मतलब हमें फिर उस इंसान से कोई समस्या नहीं रहती। अगर हम डरेंगे तो लोग हमें और डराएंगे। समझ में आ गया ना? इसलिए डरना बंद करो और स्ट्रांगली चीजों का जो है सामना करो। एक्चुअली द विंड रिप्रेजेंट्स द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो इन दिस पोएम जो विंड है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? यहां पर विंड रिप्रेजेंट करती है डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विंड यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। समझ में आ गया ना? ऐसे ही द रोड नॉट टेकन में जो पोएम है उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप जब एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आएगा कि येलो वुड का क्या मतलब है? इट मींस फॉरेस्ट। येलो वुड का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। सो ये ऑल दीज थिंग्स हैव बीन गिवन टू यू एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। तो सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है, फिर भी आपको डाउट है
आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हो। बहुत ही बारीक चीजें आपने पढ़नी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी गिवन इन कमिंग टेस्ट, राइट? So nothing will be there to write, only choices will be given and you will asked to choose one option that is correct according to your mind. Okay? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन चीजों के ऊपर। फिर भी छोटी मोटी बातें हैं, मैं बता देता हूं इसके अंदर, ठीक है ना? इस पोएम को मैं समझा रहा हूं आपको दोबारा से अपने हिसाब से क्या इसमें बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट, द पोएट रिक्वेस्ट्स अस टू बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड। पोएट जो है हमसे कहता है कि हमें माइंडली जो है और फिजिकली एंड माइंडली मेंटली दोनों तरीके से हमें मजबूत रहना चाहिए। He requests the wind to slow down its speed. पोएट विंड से रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपनी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करो। The potent wind breaks the shutter of the windows, scatters the papers and throws down the books on the shelf. ये सब काम वो करती है, ये हमने पढ़ा भी था। विंडो को तोड़ देती है, पेपर को यहाँ वहाँ उड़ा देती है, बुक्स को नीचे गिरा देती है, हवा जब तेज हवा बहती है, then it happens. The wind tears the pages of the books and brings rain. It brings rain. तो एक क्वेश्चन बनता है कि पोएम जो विंड है वो क्या लेकर के आती है? What does the wind bring? It brings rain. It is the answer, right? The wind makes fun of the weak as they are made to face damages caused by wind in several ways. जो हवा है वो कमजोर जो चीजें हैं समाज के अंदर, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो दूसरी निर्जीव चीजें हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, विंड सबका मजाक उड़ाती है, ठीक है ना, और उनको काफी नुकसान पहुंचा देती है। द पोएट सजेस्ट द पीपल दैट दे शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाउसेज का मतलब है बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग बनाओ। दे कैन फेस द विंड ओनली व्हेन दे हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग हार्ट मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग है मेंटली तो ही हम जीवन में आने वाली जो भी डिफिकल्टीज है उनका सामना कर सकते हैं, अदरवाइज हम हार मान लेंगे, हम हार जाएंगे। लास्ट लाइन में द मैसेज इज क्लियर दैट ओनली द वीक पीपल आर अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। देखो सुनो, जो मैसेज है, ओनली द वीक पीपल आर अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, द स्ट्रॉन्ग पीपल मेक द वे थ्रू देम। कमजोर लोग हालातों से हार मान लेते हैं और मजबूत लोग उन्हीं हालातों में से रास्ता निकालते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड पोएम विंड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पोएम दैट इज रेन ऑन द रूफ। देखिए ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, ये लिखी है बाय कोएटस किन्ने, COATES, कोएटस किन्ने पोएट है हमारे। रेन ऑन द रूफ ये एक नेचुरल पोएम है जो पोएट इन्होंने लिखी है कोएटस किन्ने ने। व्हाट डज द पोएट वांट्स टू कन्वे विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम, लेट मी टेल यू। सो इन दिस पोएम द पोएट रिफ्लेक्ट्स दैट The rain brings maximum happiness to him. वो कहता है कि जो जब भी बारिश होती है इस संसार के ऊपर, जब भी बारिश होती है धरती के ऊपर, तो हर एक चीज खिल उठती है, बहुत ज्यादा खुशियां बारिश लेकर के आती हैं। It brings a lot of happiness when it brings towards the rain. समझ में आ गया ना? जब भी आती है धरती पर, गिरती है बारिश, तो हर चीज चहल उठती है, धरती में से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, मौसम बड़ा ठंडा हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, आसमान साफ हो जाता है, तो काफी फायदे होते हैं। छोटे छोटे जीव को, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, ठीक है ना? देखिए The poet exhibits with the help of this poem that the rain brings the maximum happiness when he is lost in dreams and so many fancies go on revolving in his mind. जब वह अपने विचारों में खोया रहता है तो उस समय उसके मन में बहुत सारी पुरानी यादें बुनती है, पुरानी बातों को वो याद करता है, ठीक है ना? He loves the pattering of the soft rain on the roof. हाँ, ये है पैटरिंग ऑफ रेन, PATTERING। पैटरिंग का मतलब होता है
पट पट की जो आवाज होती है जब बारिश पत्थर पे गिरती है, छत पे गिरती है, तो एक साउंड जो है, रेज होती है, उसको हम बोलते हैं पैटरिंग ऑफ रेन। ये जो साउंड है, ये साउंड पोएट को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। समझ में आया? पॉइंट्स में मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं, सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, द पोएट इज लाइंग इन हिज बेड। ये एक पोएम की समरी है जो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट्स जो मैंने यहाँ बताए आपको, इसमें बताए, थर्ड पोएम में बता रहा हूँ, ये एक प्रकार से पोएम की समरी है। द पोएट इज लाइंग इन हिज बेड। पोएट जो है अपने बेड पर लेटा हुआ है। ही हियर्स द साउंड ऑफ क्लाउड्स। साउंड ऑफ क्लाउड्स जो है उसको सुनाई देती है। सडनली ही quietness of the environment, suddenly the quietness of the environment disappears। आज जो खामोशी जो थी, जो शांति जो एनवायरमेंट में फैली हुई थी, वो दूर हो जाती है क्योंकि आवाज आती बारिश की। पहले आज बिल्कुल वातावरण बिल्कुल शांत था। इट स्टार्ट्स रेन, वो भी बहुत तेज। The rain on the roof creates beautiful sound, that is the pattering of some rain. The sound echoed in the heart of the poet। जो sound है poet के heart में एक echo sound create करती है। ये भी एक आया कैसे sound create करती है poet के मन में, echo sound, ठीक है ना। He remembers a number of things। उसे बहुत सारी पुरानी बातें याद आती है, even उसको अपनी माँ भी याद आ जाती है। Some memories are sweet and some are sad। कुछ memories sweet है और कुछ मेमोरीज जो है वो दुख भरी भी है। देखो खट्टे मीठे एक्सपीरियंस जीवन में होते हैं, हर चीज अच्छी भी नहीं होती और हर चीज बुरी भी नहीं होती। कुछ में अच्छाइयां होती है, कुछ में कुछ बुराइयां भी होती है। द साउंड ऑफ रेन अपीयर्स टू बी ए ब्लिस टू द पोएट। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द साउंड ऑफ रेन है, वो पोएट के लिए एक ब्लिस है। ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद। तो ये हमारे पास 3 पोएम थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब है द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। दिस इज आवर फोर्थ पोएम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड इन दिस पोएम you will come to know about the importance of tranquility, right? In this poem, thus this poem is written by W.B. Yeats, Y-E-A-T-S. W.B. Yeats, the full form is William Butler Yeats. This poet हमारे। अब हम बात करते हैं इस पोएम के जो सेंट्रल आइडिया है, जो वो कहना चाहता है, उसके बारे में। क्या, what does the poet wants to convey with the help of this poem? So listen to me very carefully. This poem reflects on the tranquility of life। जीवन में शांति का महत्व यहाँ बताया गया है। In fact, living in a cottage is quite different from fast and hectic life of the city or a big house. Living in a cottage is much better than living in a big house in a city. This is described in this poem. A comparison has been made here with the help of this poem. Right? We can enjoy nature when there is peace of mind. We can enjoy nature when we have peace in our mind. Right? So points. But real peace, we cannot have real peace in the hectic life of city। शहर की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हमें शांति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शांति सिर्फ एक शांत जगह पर ही मिल सकती है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है, द पोएट वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री विच इज एन आइलैंड ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड पर एक द्वीप है, उसका नाम है इनिस्फ्री, वहां पर वो जाना चाहता है। ठीक है। He wants to build a hut there। एक हट, एक झोपड़ी वो वहां बनाना चाहता है। He has desire to live in that hut। और उसकी इच्छा है कि वो उस डिजायर में कुछ समय तक रहे। He thinks of living with nature surrounded by natural things। ठीक है। और वो वहां पर क्या बनाएगा, 2 चीजें वो वहां बनाना चाहता है। एक तो हनी बी, जो हनी बी होती है, हनी बी का जो छत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, बी हाइव्स। क्या बोलते हैं,
बी हाइव्स वो वहां पर बनाना चाहता है, और दूसरा जो है वो वहां पे बीन्स जो होती है उनकी खेती करना चाहता है। यस, ठीक है ना। बीन रोज, BEAN, बीन रोज जो होती है वो दो चीजें हैं जो वो वहां पर चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द पोएट थिंक्स ही विल फाइंड पीस देयर, उसको लगता है कि उसे वहां पे शांति मिल जाएगी। राइट, दिस पीस विल कम फ्रॉम द सॉन्ग्स संग बाय द क्रिकेट, और क्रिकेट नाम का एक पक्षी होता है, CRICKET। ये पक्षी जब वहां पर गाना गाएगा, सिंगिंग करेगा, तो उसको लगता है कि उसे शांति मिलेगी। ये पक्षी क्रिकेट, एक पक्षी को भी बोलते हैं। कभी आप लगे कि वो एक खाली है, एक स्पोर्ट से होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द मिडनाइट विल बी ग्लिमर एंड नून लाइक अ पर्पल ग्लो, मिडनाइट कैसी होगी, चमकदार, और जो दोपहर होगा वो कैसा होगा, पर्पल ग्लो। ये क्वेश्चन आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो प्लीज इनका आप ध्यान रखिएगा। Then he will hear the tapping sound of lake water. So these are some points which the poet wants to say with the help of this poem. Now we have done revision of our poems. 4 poems we have done. The first is the road not taken, second is wind, third is the rain on the roof, and the last one is the lake Isle of Innisfree. After giving you a revision of all these poems, I have not only hope but also full confidence that you might have a better understanding of all these poems. And still, if you have any doubt, please contact me in Zoom app meeting. Thank you. Have a lovely day.